हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपका हर हमेशा क्वेश्चन आंसर आता है। सीबीएसई के एग्जाम में आप देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हर साल रहना ही रहना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कहने का मतलब है यदि आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है तो आपका शरीर उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और आपका शरीर का यदि कुछ पार्ट यदि उसको कंट्रोल कर रहा है तो शरीर का और भी भाग उसको कैसे कोऑर्डिनेट, मतलब कैसे उसके साथ वो मिल करके समन्वयता बनाता है और आपको बैलेंस में रखता है। ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो हेडिंग है इसका हम लोग मीनिंग समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब इसके बारे में बोलते हैं कि एक दो चार जो टर्म्स आता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहला टर्म्स आप पढ़ेंगे स्टिमुली। ये स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली होता है रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड एनवायरनमेंट, जनरली मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये क्या होता है, आपके आसपास हर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। जैसे कभी आप देखते होंगे कहीं गर्मी लग रहा है, कहीं ठंडा लग रहा है, कहीं बारिश हो रही है, या कभी कोई चीज आपको बहुत बैड स्मेल होता है, या कभी कोई चीज आपको खाने को बहुत टेस्टी मिलता है, या कभी आपका कोई चीज का स्मेल अच्छा भी लगता है। तो आपके अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो स्टिमुली क्या होता है ना, रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के आसपास जो चेंजेस हो रहा है उसके तहत आपके शरीर में क्या रिएक्शंस हो रहा है, ये होता है आपका स्टिमुली। इसमें जनरली बॉडी का कोई पार्ट्स भी मूव करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं गर्म छूने जा रहे हैं तो आप गर्म छूने हटाएंगे अपने हाथ को, ये हो गया आपका रिएक्शन। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है टर्म्स स्टिमुली और दूसरा होता है स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस का बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी टर्म्स आता है स्टिमुली एंड स्टिमुलस। सिंगल के लिए क्या होता है और प्लूरल के लिए क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्शंस ऑफ द organism according to changes in the environment। अब ये स्टिमुली है, ये हम लोग के शरीर में किस तरीके से काम करती है। जनरली दो चीज से काम करती है। ये जो स्टिमुली है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दो तरीके से काम करता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, थ्रू नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। इसके लिए ये दो रिस्पॉन्सिबल है। क्या नाम है, एक का नाम है नर्वस सिस्टम एंड दूसरे का नाम क्या है, हार्मोन्स। ये दो जो फैक्टर्स है, यही दो फैक्टर्स स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन होने वाला है उसको कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा हार्मोन्स है। ये दोनों के समन्वयता से हमारे शरीर में जो चेंजेस होता है वही आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, सेंस ऑर्गन के ऊपर। इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, कौन इस चीज को महसूस करता है। ये जो हमारे एनवायरनमेंट के अराउंड में चेंजेस आ रहा है उसको कौन महसूस करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेंस ऑर्गन की होती है, ठीक है। सेंस ऑर्गन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यही तो वो फैक्टर है जो अपने में रखता है रिसेप्टर्स जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, रिसीव करने वाले को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और सेंस ऑर्गन तो आई थिंक सबको पता होगा। सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में 5 होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, इतना तो पता है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं यही हमारे सेंस ऑर्गन के सभी तरफ फैले हुए जाल से होते हैं, और ये जाकर के इसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से होता है। तो ये आगे का चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि किसके लिए कौन सा फैक्टर्स काम कर रहा है। जैसे आपका आई है, आई के लिए क्या होता है, वो जो रिसेप्टर्स है उसका नाम क्या होगा,
आई के लिए जो होगा उसका नाम होता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो कहने का मतलब आपको पता चल चुका होगा, लाइट को हम लोग फोटो कहते हैं। दूसरा आपका आता है ईयर। ईयर कहने का मतलब है कान। कान के लिए जैसे आप फोन रिसीव करते हैं उसी से रिलेटेड आप टर्म्स याद कर सकते हैं, फोनो रिसेप्टर्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? फोनो रिसेप्टर्स। तो आपको देखिए टेक्निक भी पता चल रहा है कि क्या होता है। फोटो लाइट से रिलेटेड है इसलिए आई, हम लोग देखने का काम आंख से करते हैं इसलिए ये आई हो गया। तो फोटो रिसेप्टर्स, जो रिसीव करता है उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर जब आप कान की बारी आती है तो आप कान में फोन लगाते हैं, इसलिए ये क्या है? फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि नोज के लिए कौन सा है। नोज के लिए जो होता है उसका नाम होता है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसका क्वेश्चन आपको बहुत बार घुमा फिरा करके देता है, जैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे रिलेटेड है, तो आपको उस टाइम लिखना होगा स्मेल से रिलेटेड, या नोज भी ऑप्शन में दे सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक और सेंस ऑर्गन आता है जिसका नाम है टंग, जो टेस्ट के लिए होता है। टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीता लग रहा है, जो भी है, तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स का नाम है वो है गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये नाम बहुत बार पूछता है कि यदि मान लीजिए फोटो रिसेप्टर्स देता है तो आई लिखेंगे, फोनो देता है तो आप ईयर लिखेंगे, ओल्फैक्टरी देता है तो आप नोज लिखेंगे, और टंग के लिए गस्टेटरी लिखते हैं। और आपका लास्ट बचता है स्किन। ये पांचों हमने सेंस ऑर्गन के नाम लिखे हैं, उससे रिलेटेड जो रिसेप्टर्स है उसका नाम लिखे हैं। ठीक है। तो स्किन का नाम, जो रिसेप्टर्स का नाम है वो थर्म यानी होता है हीट से रिलेटेड, यानी कोल्ड के लिए भी यही है और हीट के लिए भी वही है, थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये पांच जो आपके सेंस ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्टिमुलेट को रिएक्ट करने के लिए, उनके नाम हमने लिख दिए हैं, उनके जो भी रिसेप्टर्स है उनके नाम के साथ। तो यहां से हम लोग समझे स्टिमुलस क्या होता है, अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी आपका लाइट के रूप में हो सकता है, साउंड के रूप में हो सकता है, टेस्ट के रूप में हो सकता है, फीलिंग्स के रूप में हो सकता है, etc। ये एक तरीके का एनर्जी होता है जिसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है ना। और रिसेप्टर्स क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स भी लिख ही लेते हैं हम लोग, रिसेप्टर्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो मेनली क्या करते हैं, हमें एहसास कराते हैं। ठीक है ना। जो इस एनर्जी के लिए काफी सेंसिटिव होता है। किस एनर्जी के लिए? इन सारे एनर्जी के लिए काफी सेंसिटिव होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंसिटिव टू एनर्जी। आई होप रिसेप्टर वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। स्टिमुलस जो आपके एग्जाम में मेनली पूछा जाता है वो सारे टर्म्स हमने समझा दिए हैं और ये सारे आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये नर्वस सिस्टम की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, उसके लिए क्या न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है या क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन का डायग्राम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो उसे आप बनाने का तरीका देखें किस तरीके से बनाई जाती है। आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। ये आपका हो गया न्यूरॉन का स्टार्टिंग। ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा दूर तक जाता है, कुछ ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करके आपको समझा रहे हैं, ऐसे कलर वहां पर सेम रहता है। ठीक है ना। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जैसे शुरू में यहां पर आपका ये डेंड्राइट्स होता है, कुछ इस तरीके से फाइब्रस लाइक दिखता है,
जिसे हम लोग नर्व्स भी कह सकते हैं, नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, ये आपका डेंड्राइट कहलाता है। और यही बैक में भी रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही काफी सेंसिटिव होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से अटैच रहते हैं। आपका इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसे हम लोग लिख देते हैं, क्या है ये, ठीक है। ये जो आपका नर्व जैसा दिख रहा है इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और यहाँ पर जो सेल सैप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका क्या कहलाता है, एक्सन कहलाता है। ये अगेन डेंड्राइट्स, ठीक है, जिसे हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो बीच में होता है उसका नाम क्या है, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो साइड में नर्व जैसा भाग होता है वो डेंड्राइट कहलाता है। काफी सेंसिटिव यही होता है, वो डेंड्राइट ही है जो रिसेप्टर का काम करता है हमारे आसपास होने वाले स्टिमुली के अगेंस्ट में, ठीक है ना। और ये जो अंदर में सेल सैप स्ट्रक्चर है इसका नाम सेल बॉडी होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो नर्व का एंडिंग है उसके बीच का नाम होता है एक्सन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक शीट का भी नाम जानेंगे, ये जो यहाँ पर ज्वाइंट है उसका नाम भी जानेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या किसे कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिगर ऑफ अ न्यूरॉन, कहने का मतलब है सिर्फ एक न्यूरॉन, जबकि हमारे शरीर में इसका पूरा जाला बिछा हुआ होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। अब एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे ये जो आपका इंफॉर्मेशन होता है ये डेंड्राइट्स में लिया जाता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है, मतलब जो भी यहाँ से आपका मैसेज आता है वो किस फॉर्म में जा रहा है अंदर, फिर यहाँ से किस तरीके का नर्व्स लगा हुआ होता है जो वापस हमको संदेश देता है कि हमें अब करना क्या है। तो यहाँ से क्या होता है, जब हमारे शरीर अराउंड में मतलब कोई भी हम लोग चेंजेस दिखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और वो इम्पल्स के तौर में, ये हमेशा पूछा जाता है वो कैसे भेजता है, तो इम्पल्स के तौर में भेजता है। इम्पल्स यानी सेल बॉडी से होते हुए एक्सन में जाता है वो, ठीक है। एक्सन में जाता है तो लास्ट में कहाँ होता है, नर्व एंडिंग में होता है। और नर्व एंडिंग में जाने के बाद जो दूसरा आपका न्यूरॉन लगा हुआ है, हमारे शरीर में बोले थे शुरू में ही कि इसका पूरा जाल होता है, तो नर्व एंडिंग के बाद दूसरे न्यूरॉन में जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा रहता है कि वो क्या चीज है जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तो उसका नाम होता है सिनेप्स, ठीक है। उसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, सिनेप होता है। तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए सिनेप का हम लोग यूज करते हैं। फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग को 2-3 तरीके के न्यूरॉन के बारे में जानना होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में एक चीज और समझते हैं, ऐसे तो बहुत कम आता है। तो ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है माइलिन सेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, माइलिन सेट कहते हैं। और ये जो माइलिन सेट के बीच का ज्वाइंट है इस तरीके का, ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट का भी नाम होता है, इसका नाम ज्वाइंट वाले का नाम होता है नोड ऑफ रैनवियर। नोड मतलब हो गया गांठ, तो ये जो दो माइलिन सीट को जोड़ रहा है उसको हम लोग नोड, इससे भी आप समझ जाएंगे नोड मतलब होता है गांठ, ठीक है। तो नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है।
तो इसके आपके ये टर्म ये होते हैं माइलिन शीट क्या होता है, तो एक्सन का वो पार्ट है जो इस तरीके का आपका दिख रहा है, इसे हम लोग माइलिन शीट कहते हैं। कभी कभी किसी किसी एनिमल में इसके बिना भी काम होता है जो वेल डेवलप नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि वर्टेब्री का पढ़ है इसलिए यहाँ पर ये आएगा। तो ये जो माइलिन शीट है इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, मतलब जब प्रोसेस हो रहा है उस वक्त यदि किसी तरीके का शॉकिंग हो, मतलब करंट टाइप का कुछ हो, तो उसको ये रोकता है। तो इसका नाम काम क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना होता है, तो शॉक को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो दो जो माइलिन शीट है उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसी का नाम होता है नोड ऑफ रेनवियर। फिर एक नर्व से, यानी एक जो आपका हमने न्यूरॉन बनाया उससे दूसरे न्यूरॉन में जो जाता है उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं, जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्पेस है ना इसी का नाम है सिनेप्स, इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब हम लोग का तीन चीज और बचा हुआ है, जैसे मोटर न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, या उन दोनों को जोड़ने वाले जो न्यूरॉन है उनका क्या नाम होता है। तो अब हम लोग इसी चीज को डील करेंगे। पहला है आपका मोटर न्यूरॉन। जैसे यहां से इसे इंस्ट्रक्शन मिला, ये सेल बॉडी से डेंड्राइट ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, जो भी इसे इंफॉर्मेशन मिला, जैसे सपोज दैट किसी को कुछ जला हुआ महसूस हो रहा है, कुछ ठंडा सा, तो उसका डेंड्राइट जो हाथ में लगा हुआ है या पूरे शरीर में फैला हुआ जल, वहां इसे एहसास हुआ, वहां से ये एक्सन से होता हुआ, इम्पल्स के थ्रू एक्सन से होता हुआ नर्व सेल के लास्ट में जाता है और सिनेप्स के थ्रू दूसरे ये में जाता है, दूसरे न्यूरॉन में जाता है, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें करते हुए हमारे ब्रेन तक आता है। ठीक है, ये जो फोर ब्रेन है वहां पे आता है और वहां पर इसे इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये काम इतना फास्ट होता है कि हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में ये काम होता है। तो ये क्या होता है, वहां पर इसे इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन बाय ब्रेन। ये बहुत बार पूछता है, यदि आपके वो सेंस ऑर्गन से चला जाता है ब्रेन तक, तो वहां से जो न्यूरॉन कैच करके आपको इंफॉर्मेशन मिलता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका मोटर सेल कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है इंस्ट्रक्शन बाय ब्रेन। ब्रेन से दिया हुआ जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे जो कैरी करता है उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन। उसी तरीके से दूसरे का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये क्या होता है, ये हो जाता है इंस्ट्रक्शन बाय द सेंस या सेंसरी न्यूरॉन। ये भी सेम है, इंस्ट्रक्शन बाय द सेंस, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मतलब है जब इंस्ट्रक्शन मोटर नर्व से इसको पता चल जाता है कि हमें हाथ हटाने का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, तो अब जो सेंसरी न्यूरॉन अपना काम करता है कि रिमूव योर हैंड, ये जो काम हो रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो ये दो न्यूरॉन होता है और उसके अलावा एक तीसरा न्यूरॉन होता है जो इन दोनों को जोड़े हुए है। ठीक है, इन दोनों को जो जोड़े हुए है उसका नाम होता है रिले न्यूरॉन। आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे लाइफ से रिलेटेड नाम होता है। मोटर आपका जो ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आता है उसे कहते हैं सेंसरी, जैसे सेंस से जो नाम आता है सेंसरी न्यूरॉन से। और रिले मतलब होता ही है कि एक का काम खत्म होगा दूसरा वहां से स्टार्ट होता है, उसका मतलब ये होता है रिले। तो ये आपका क्या कहला जाता है, रिले न्यूरॉन। तो इसका दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपका दोनों को जोड़ने वाला जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट बिटवीन द ज्वाइनिंग पॉइंट या ज्वाइंट बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, दोनों को जोड़ने वाले का नाम रिले न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब एक चीज और छूटा हुआ लास्ट में हम लोग का कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स जैसे आप बहुत देर से सुन रहे होंगे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन,
ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये होता है वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब आप बिना कुछ सोचे हुए जो काम करते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जैसे आपको कोई मारने वाला है, आपको पता है, तो आप उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, आप तुरंत भाग जाते हैं। या कहीं आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, उस वक्त आपसे ऑटोमेटिक काम हो जाता है। सपोज दैट आपको नीचे पता नहीं है कि हम कहाँ चल रहे हैं, ऐसा आप मन में सोच सकते हैं। और इनकेस नीचे कांटा है, आपने जैसे ही पैर रखा तो आप ये नहीं सोचते हैं अब तो पैर रख दिए हैं अब क्या करेंगे, आपका पैर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। यही आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। या आपको कोई मारने आ रहा है तो इस तरीके से वो मारेगा तो आप ऐसे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर बिना सोचे हुए कुछ एक्शन होता है उसी का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के शरीर में ऑटोमेटिक कुछ चेंजेस होता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और हर एक्शन के तहत रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आपको कोई मारने आ रहा है तो आप रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे, आपके साथ किसी तरीके का कोई घटना घट रहा है तो आप रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे। या आप कभी कभी जानते हैं पूरा बहुत बैड तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है या कभी दिख जाता है तो आप बिना कुछ सोचे पट से अपना नजर इस तरीके से कर लेते हैं। कोई आपको गंदी बातें कुछ बोल रहा है तो आप उस वक्त क्या करते हैं, अपने कान को चुपचाप ऐसे कर लेते हैं। आप इतना देर सोचते भी नहीं कि हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक ये फंक्शंस होता है। तो जो ऑटोमेटिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। वी डू समथिंग, जो हम लोग काम कर रहे हैं बिना सोचे हुए उसी का नाम रिफ्लेक्स एक्शन है। आई होप आज हमने जो समझाया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में आने वाले सारे चीज़ थे। आई होप सभी को समझ में आया होगा, सारे टर्म्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू।